नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हेलो हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। दोस्तों, यह जो श्रृंखला है पूरे 100 प्रश्नों की होंगी। ठीक है दोस्तों, यह जो क्लास होगी मतलब इसमें तो 25 प्रश्न होंगे, लेकिन जो श्रृंखला है उसमें टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो ये रेगुलर आपको 4 क्लास में प्राप्त हो जाएंगे 100 प्रश्न। आशा करते हैं आप सब इनसे लाभान्वित होंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना। पहला प्रश्न है, व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, व्यक्तिवादी काव्य या वैयक्तिक कविता के नाम से जाना जाता है हालावाद को। ठीक है, मतलब हालावाद में वैयक्तिक कविताओं की रचना हुई या व्यक्तिवादी काव्य की रचना हुई। इस काव्य में समग्रता एवं संपूर्णता वैयक्तिक चेतनाओं को ही काव्यमय स्वरों और भाषा में संजोया गया है। यह किस काव्य के बारे में कहा गया है, मतलब यह जो कथन है, उक्त कथन जो है यह किस काव्य के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों, यह जो कथन है यह हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। ठीक है, यह जो कथन है यह हालावादी काव्य के बारे में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नव्य स्वच्छंदतावाद के नाम से हालावाद को जाना जाता है। दोस्तों, हालावाद से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। दोस्तों, उन्मुक्त प्रेम काव्य या प्रेम व मस्ती के काव्य के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, हालावादी जो काव्य है वह उन्मुक्त काव्य या प्रेम या मस्ती के काव्य से जाना जाता है। ठीक है, आगे पांचवा प्रश्न है, इनमें अपनी ही मस्ती अल्हड़ता एवं अक्खड़ता है। मतलब किस युग के कवियों में मस्ती अल्हड़ता एवं अक्खड़ता है। तो दोस्तों, हालावादी काव्य में जो है मस्ती दिखाई देती है, अल्हड़ता और अक्खड़ता भी दिखाई देती है। किसमें? हालावाद में। प्रश्न नंबर 6 है, हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है। दोस्तों, अक्सर ये प्रश्न बनता है। दोस्तों, यह जो क्लास है टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, ठीक है, टीजीटी और पीजीटी के लिए समान रूप से उपयोगी है। ठीक है दोस्तों, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि हालावादी काव्य पर किसका प्रभाव है। दोस्तों, हालावादी काव्य पर फारसी साहित्य का प्रभाव है और उमर खयाम की रुबाइयाँ हैं ना दोस्तों, उनका प्रभाव जो है हालावादी काव्य पर दिखाई देता है। छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। दोस्तों, छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। दोस्तों, यह आपके लिए प्रश्न नया होगा कि छई रोमांस का कवि किसे कहा जाता है। तो छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। दोस्तों, इसमें आपको कुछ प्रश्न ऐसे मिलेंगे शायद ही आपने कभी उनको पढ़ा हो। मैं दावा कतई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको कहीं कहीं देखने को मिलेंगे। जैसे ये प्रश्न है, छई रोमांस का कवि हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है रामेश्वर शुक्ल अंचल को। दोस्तों, प्रेम और रोमांस का कवि कहा जाता है। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को क्या कहा जाता है? प्रेम और रोमांस का कवि। मानसलवाद के प्रवर्तक, दोस्तों जो कविता में मानसलवाद है उसके प्रवर्तक कौन है। तो दोस्तों, रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है कविता में मानसलवाद के प्रवर्तक हैं। प्रश्न नंबर 10 है, इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित। मतलब कहा गया है कि मतलब किसके काव्य में रोमांस तो है लेकिन निराशा और दुख जनित है। तो यह किसके बारे में कहा गया, मतलब किस कवि के बारे में कहा गया है। तो यह जो कथन है दोस्तों, यह नरेंद्र शर्मा के बारे में है। यह जो कथन है यह नरेंद्र शर्मा के बारे में कहा गया है कि जो मतलब इनके काव्य में रोमांस तो है लेकिन वह निराशा और दुख जनित है। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं।
दोस्तों हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हालावाद के प्रवर्तक जो है हरिवंश राय बच्चन जी माने जाते हैं। ठीक है। हालावाद का समय क्या है? तो दोस्तों हालावाद का जो समय है, हालावाद का समय है जो 1933 से 1936 ईस्वी के मध्य माना जाता है। जो हालावाद का समय है दोस्तों, यह 1933 से 1936 के बीच माना जाता है। हालावादी कविता को वैयक्तिक कविता किसने कहा? दोस्तों ऊपर प्रश्न था ना कि वैयक्तिक कविता या व्यक्तिवादी काव्य किसे कहा जाता है, तो हालावादी काव्य को। तो दोस्तों हालावादी कविता को जो वैयक्तिक कविता कहा है, तो ये किसने कहा है? दोस्तों हालावादी कविता को वैयक्तिक कवि का डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। तो दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने हालावादी कविता को क्या कहा है? वैयक्तिक कविता। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से तबीयत ख़राब चल रही है, तो उसके चक्कर में क्लास नहीं हो पाई एक दो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज कैसे भी करके क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो प्रश्न नंबर 14 है कि वैयक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। मतलब जो वैयक्तिक कविता है यह छायावाद की अनुजा मतलब छोटी पुत्री और प्रगतिवाद की बड़ी बेटी मतलब अग्रजा। कथन किसका है? तो यह कथन आलोचक डॉक्टर नगेंद्र का है। तो साहित्यकार दोस्तों हैं डॉक्टर नगेंद्र, यह उनका कथन है कि वैयक्तिक कविता जो है वह छायावाद की अनुजा और प्रगतिवाद की अग्रजा है। कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का। हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा? हालावादी काव्य को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता किसने कहा? तो दोस्तों हालावादी कविता को मस्ती, उमंग और उल्लास की कविता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हालावादी काव्य को क्या कहा? मस्ती, उमंग और उल्लास का काव्य। हालावादी कविता का प्रबल भाव है। हालावादी कविता का प्रबल भाव है वैयक्तिक कविता का। दोस्तों बार बार वही प्रश्न आ रहे हैं, मतलब घुमा फिरा के वही पूछते हैं कि आप कैसे भी उनमें कंफ्यूज हो जाएं। तो पूछा है हालावादी कविता का प्रबल भाव क्या है? वैयक्तिकता। निराशावादी कवि कहा जाता है। दोस्तों पीछे था ना कि किसके काव्य में निराशा मतलब रोमांस तो है लेकिन वो निराशा और दुख जनित है, तो आ गया देखिए निराशावादी कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है? हालावादी कवियों को निराशावादी कवि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर निराशा का है। व्यक्तिवादी कविता दोस्तों किसे कहते हैं? हालावाद को। का प्रमुख स्वर निराशा का है, अवसाद का है और थकान का है, टूटन का है, चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। यह कथन किसका है? दोस्तों हालावाद के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग याद कर लीजिए। व्यक्तिनिष्ठता, वैयक्तिकता, ठीक है। और व्यक्तिवादी कविता का प्रमुख स्वर क्या है? निराशा, अवसाद, थकान, टूटन और वह चाहे किसी भी परिप्रेक्ष्य में हो। तो यह कथन किसका है? रामदरस मिश्र का। दोस्तों यह जो कथन है यह डॉक्टर रामदरस मिश्र का है। 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। व्यक्तिवादी गीत कविता की सभी प्रविष्टियाँ प्रेम, निराशा, वेदना, सामाजिक चेतना किसके काव्य में लक्षित होती हैं? तो दोस्तों आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में यह जो है सभी प्रवृत्तियाँ लक्षित होती हैं। कौन सी प्रवृत्तियाँ? निराशा, प्रेम, वेदना और सामाजिक चेतना। यह जो सभी प्रवृत्तियाँ हैं किसके काव्य में लक्षित होती हैं? आरसी प्रसाद सिंह के काव्य में। 20वां प्रश्न है, अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम को इन्होंने तरजीह दी है। किन्होंने तरजीह दी है? मतलब कहा गया है जो अलौकिक प्रेम था उसके स्थान पर लौकिक प्रेम, मतलब
अशरीरी प्रेम के स्थान पर शरीरी प्रेम, दोस्तों जो मानसलवाद है, तो उसको तरजीह किन कवियों ने दी है? तो उसको जो तरजीह है वह हालावादी कवियों ने दी है। ठीक है। मूलतः 21वां प्रश्न है, मूलतः प्रेम यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। दोस्तों मूलतः प्रेम यौवन, यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। दोस्तों रामेश्वर शुक्ल अंचल जो है वह प्रेम यौवन और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। ठीक है। 22वां प्रश्न है, हालावादी काव्य को छई रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा? दोस्तों हालावादी जो काव्य है उस पर बहुत से आक्षेप लगे हैं, तो उसको मतलब विद्वानों ने क्या क्या कहकर पुकारा है? तो छई रोमांस और कुंठा का काव्य किसने कहा? तो दोस्तों डॉक्टर हेतु भारद्वाज ने इनको छई रोमांस और कुंठा का काव्य कहा है। 23वां प्रश्न है, हालावाद प्रचलित कब से हुआ? मतलब हालावाद जो है वह कब से प्रचलित हुआ? तो दोस्तों बच्चन की मधुशाला से। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, जो काव्य है मधुशाला, उससे हालावाद प्रचलित हुआ। किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? किसकी रचनाओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है? दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की कविताओं में आत्मसंदेह और मृत्यु भय की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। 25वां प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय में शामिल हैं। दोस्तों बच्चन की रचना मतलब हरिवंश राय बच्चन की रचना त्रय में शामिल कौन सी रचनाएं हैं? तो मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जो है हालावाद के एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, और इनकी जो रचनाएं जो त्रय में शामिल हैं, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है। दोस्तों छायावाद का जो दूसरा उन्मेष है वह किसे कहा जाता है? तो उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा जाता है। उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष किसने कहा? दोस्तों जो यह ऊपर कथन है कि छायावाद का दूसरा उन्मेष कहलाता है उत्तर छायावाद, तो यह उत्तर छायावाद को दूसरा उन्मेष कहा किसने है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उत्तर छायावाद को छायावाद का दूसरा उन्मेष कहा है। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। उत्तर छायावाद में कितने प्रकार की काव्य धाराएं हैं? दोस्तों जो उत्तर छायावाद है उसमें दो प्रकार की काव्य धाराएं हैं, एक राष्ट्रीय और एक वैयक्तिक। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। उत्तर छायावाद में दो प्रकार की धाराएं हैं, एक राष्ट्रीय धारा और एक वैयक्तिक धारा। ठीक है, टोटल दो प्रकार की धाराएं हैं। 29वां प्रश्न है, उत्तर छायावाद को स्वच्छंद काव्य धारा किसने कहा? उत्तर छायावाद को दोस्तों स्वच्छंद काव्य धारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है। गणपत चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को कितनी काव्य धाराओं में बांटा है? तो दोस्तों गणपत चंद्रगुप्त ने उत्तर छायावाद को टोटल 3 धाराओं में बांटा है। राष्ट्रीय चेतना प्रधान धारा, एक व्यक्ति प्रधान धारा और एक समष्टि चेतना प्रधान। दोस्तों इसमें एक बढ़ गई है समष्टि चेतना प्रधान। राष्ट्रीय उसमें भी था, वैयक्तिक उसमें भी था, मतलब ये जो ऊपर इसने ये जो है तो दो धाराएं बताई गई हैं, इसमें राष्ट्रीय और वैयक्तिक थी। तो यहाँ पर गणपत चंद्रगुप्त ने 3 भागों में इसको बांटा है, राष्ट्रीय, व्यक्ति प्रधान मतलब व्यक्ति चेतना प्रधान और समष्टि चेतना प्रधान। 31 नंबर की ओर बढ़ते हैं। हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास किसने कहा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने हालावाद को प्रगति प्रयोग का पूर्वाभास कहा है। किसको? हालावाद को। दोस्तों हालावाद से संबंधित कल की क्लास में हमने 25 प्रश्न करवाए हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं, उसके बाद ये क्लास देखेंगे तो अच्छा रहेगा।
हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। हरिवंश राय बच्चन रचित प्रथम काव्य संग्रह है। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम काव्य संग्रह दोस्तों कौन सा है? तो मधुशाला जो है यह इनका प्रथम काव्य संग्रह है। रचना जो है मधुशाला की वह 1933 में हुई थी, ठीक है। लेकिन इसका जो प्रकाशन है मधुशाला का काव्य संग्रह का प्रकाशन दोस्तों 1935 में हुआ है। दोस्तों जो मधुशाला कविता है वह 1933 में लिखी गई, लेकिन मधुशाला नाम से जो काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वह 1935 में प्रकाशित हुआ। आगे बढ़ते हैं। हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अंतर क्या है कि यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित, ठीक है। यहाँ पर क्या है? हरिवंश राय बच्चन का प्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह क्या है? तेरा हार। उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? दोस्तों उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद हरिवंश राय बच्चन ने किया है। दोस्तों हालावाद पर इन उमर खय्याम की रुबाइयों का प्रभाव भी देखा जाता है। बच्चन को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानें जो है इनकी रचना, उसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में प्रकाशित है। प्रथम भाग है क्या भूलूं क्या याद करूं, द्वितीय भाग है नीड़ का निर्माण फिर, तृतीय भाग है बसेरे से दूर, और चतुर्थ भाग है 10 द्वार से सोपान तक। फिर से देख लेते हैं, बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में प्रकाशित है? तो दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 खंडों में विभाजित है। क्या भूलूं क्या याद करूं पहला खंड, दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर, तीसरा खंड बसेरे से दूर, और चौथा 10 द्वार से सोपान तक। आगे बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण में संकलन है। निशा निमंत्रण में मतलब किस चीज़ का संकलन है? तो दोस्तों उसमें गीतों का संकलन है। निशा निमंत्रण का प्रकाशन वर्ष है, मतलब निशा निमंत्रण का प्रकाशन कब हुआ? तो दोस्तों 1938 ईस्वी में निशा निमंत्रण का प्रकाशन हुआ। 40 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निशा निमंत्रण के गीत कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो दोस्तों निशा निमंत्रण के जो गीत हैं वह 13 पंक्तियों में रचित हैं, ठीक है। दोस्तों यह जो है यह अंदर का प्रश्न है, ये बहुत ही कम जब आप पढ़े होंगे शायद ध्यान दिए होंगे तभी आपको ये देखने को मिलेगा। दोस्तों निशा निमंत्रण के बारे में यहाँ पर सारी बातें कही गई हैं कि इसमें संकलन है गीतों का, इसका प्रकाशन वर्ष है 1938, और इसमें जो गीत हैं वह 13 पंक्तियों में रचे गए हैं। अगला प्रश्न है उसी संबंधित, निशा निमंत्रण का प्रथम गीत कौन सा है? निशा निमंत्रण का जो प्रथम गीत है दोस्तों, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ठीक है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह इसका प्रथम गीत है। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर प्रश्न की ओर। मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मधुशाला में संकलित रुबाइयों की संख्या आप लोग जान रहे होंगे 135 है, ठीक है। जो दोस्तों मधुशाला में जो रुबाइयाँ हैं, उमर खय्याम की रुबाइयों का अनुवाद है ना, मतलब उससे प्रेरणा भी ली है, कुछ इनकी स्वरचित हैं, कुछ का अनुवाद किया है, तो उसमें दोस्तों 135 रुबाइयाँ हैं। मधुशाला की रुबाइयाँ कितनी कितनी पंक्तियों में रचित हैं? तो दोस्तों मधुशाला की जो रुबाइयाँ हैं वह 4 पंक्तियों में रचित हैं। दोस्तों आप लोग पढ़े तो कई बार होंगे मधुशाला, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए होंगे कि मधुशाला की जो रुबाइयाँ हैं वह कितनी पंक्तियों में रचित हैं। तो दोस्तों वह 4 पंक्तियों में रचित हैं। मधुशाला की मादकता अक्षय है। मधुशाला की मादकता अक्षय है, कथन किसका है? तो दोस्तों यह सुमित्रानंदन पंत का कथन है कि मधुशाला की मादकता जो है वह अक्षय है। 45 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के यहाँ कीके लिख गया है दोस्तों, यहाँ पर के 4 प्रतीकों के माध्यम से
कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। कथन किसका है? दोस्तों मधुशाला में हाला, प्याला, मधुबाला और मधुशाला के 4 प्रतीकों के माध्यम से कवि ने अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी और रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों को वाणी दी है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह जो कथन है वह सुमित्रानंद पंत का है। दोस्तों कई लोग क्या है कि मधुशाला जो रचना है उसको जो अभिधा में लेते हैं तो उसका मतलब अर्थ कुछ और ही निकलता है, जो आप लोग समझ रहे होंगे, लेकिन उसका जो अलग अर्थ है वह कुछ और है। यहाँ पर पंत जी ने कहा भी है कि उसमें जो है अनेक क्रांतिकारी मर्मस्पर्शी और रागात्मक एवं रहस्यपूर्ण भावों की अभिव्यक्ति हुई है। किसमें? मधुशाला में। 45वां प्रश्न है, बच्चन की रचना त्रय नाम से जानी जाती है। दोस्तों ये कल भी मैंने पढ़ाया था। जो बच्चन की रचना त्रय है उसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं? मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश, 3 रचनाएं आती हैं। इनको त्रय बोला जाता है, बच्चन की रचना का त्रय, मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश। 46वां प्रश्न है, बच्चन के काव्य को कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? तो दोस्तों बच्चन के काव्य को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। वो कौन सी श्रेणियाँ हैं वो भी देख लेते हैं। मधुकाव्य, विषाद काव्य, प्रणय काव्य और राजनीतिक सामाजिक काव्य। दोस्तों पहली श्रेणी ये हो गई मधुकाव्य, दूसरी श्रेणी विषाद काव्य, तीसरी श्रेणी प्रणय काव्य और चौथी हो गई सामाजिक और राजनीतिक काव्य। ठीक है, बच्चन के काव्य की कितनी श्रेणियां हैं? दोस्तों 4 श्रेणियां हैं। बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? दोस्तों हरिवंशराय बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह जाल समेटा है। हरिवंशराय बच्चन का अंतिम काव्य संग्रह दोस्तों कौन सा है? अंतिम बताना है आपको, तो जाल समेटा। बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? मतलब कहने का मतलब यह है कि बच्चन के कितने काव्य संग्रह पंत के, मतलब इसमें इन दोनों लोगों ने साथ में सहयोग से संपादित किया है। तो कितने काव्य संग्रह पंत के साथ हैं? तो दोस्तों 2 जो हैं काव्य संग्रह वह सुमित्रानंद पंत के साथ हैं। कौन कौन से? सूत की माला नंबर 1, नंबर 2 खादी के फूल। इसमें हरिवंशराय बच्चन और पंत जी ने साथ में काम किया। ठीक है, सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में कुल कितने गीत संकलित हैं? तो दोस्तों इसमें 204 गीत संकलित हैं। दोस्तों अगर कोई प्रश्न बन रहा है किसी मतलब रचना से संबंधित या किसी कवि से संबंधित, दोस्तों उसके बारे में जितने भी प्रश्न की संभावना रहती है वो यहाँ पर सारे जो उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं वो सभी कराने की कोशिश की है मैंने, और आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों साथ शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों अगर आपने कर दिया है तो अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करने बोल दीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दोस्तों उपर्युक्त गलत लिखा है यहाँ पर, ये उपर्युक्त 204 गीत, मतलब जो सूत की माला और खादी के फूल में जो 204 गीत हैं बच्चन ने कब लिखे थे? तो इसका आंसर है कि गांधी जी की हत्या के बाद लिखे थे। दोस्तों आपको ये मतलब आसान लग रहा होगा, लेकिन ये दोस्तों प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आप लोग प्रीवियस ईयर अगर हल कर रहे होंगे तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि जो 204 गीत हैं जो सूत की माला और खादी के फूल संग्रह में जो कुल 204 गीत हैं वो कब लिखे गए थे? तो दोस्तों यह गांधी जी की हत्या के बाद लिखे गए थे। शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न है, कर रहा हूँ आज मैं आज़ाद हिंदुस्तान का आह्वान, पंक्ति किसकी है? तो यह दोस्तों हरिवंशराय बच्चन की पंक्ति है। दोस्तों थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही है तो अगर डिस्टर्ब हो थोड़ा तो माफ़ कीजिएगा। जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतर और चिरस्थायी रहेगा। यह कथन किसका है? दोस्तों जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा तब तक बच्चन की कविता का आकर्षण चिरंतर और चिरस्थायी रहेगा। तो दोस्तों यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों कितना बड़ा है आप समझ रहे हैं? जब तक मानव हृदय में रागात्मकता का अवशेष रहेगा।
तब तक बच्चन की कविताओं का आकर्षण रहेगा। तो यह जो कथन है यह गणपत चंद्र गुप्त का है। ठीक है। बच्चन की कृतियों निशा निमंत्रण, एकांत संगीत और आकुल अंतर में झलकता है। क्या झलकता है दोस्तों? विषाद झलकता है। ठीक है, इसमें विषाद झलकता है। आगे बढ़ते हैं 54 नंबर की ओर। बच्चन की कविताओं में विषाद का प्रमुख कारण है। दोस्तों, जो बच्चन की कविताओं में विषाद है मतलब दुख है, उसका प्रमुख कारण क्या है? तो उसका प्रमुख कारण है दोस्तों उनकी पत्नी की मृत्यु। ठीक है दोस्तों, यह जो विषाद है इनकी कविताओं में, यह इनकी पत्नी की मृत्यु के कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 55 नंबर प्रश्न है दोस्तों, यह इस क्लास का 5वां है लेकिन श्रृंखला का 55 नंबर है। बच्चन के काव्य संग्रह सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? दोस्तों, सतरंगिनी और मिलन यामिनी किस प्रकार के काव्य हैं? तो यह दोस्तों प्रणय काव्य हैं। ठीक है, यह जो हैं यह प्रणय काव्य हैं। किसके? हरिवंश राय बच्चन के। बच्चन की रचनाओं सतरंगिनी और मिलन यामिनी में संकलित हैं। तो इसमें क्या संकलित हैं? दोस्तों, बच्चन के उल्लास भरे गीत। ठीक है, सतरंगिनी और मिलन यामिनी दोस्तों कैसी हैं? प्रणय काव्य हैं। तो इसमें क्या होंगे? उल्लास के ही गीत होंगे। तो यहाँ पर उल्लास के गीत। बच्चन की कविता नीड़ का पुनर्निर्माण संबंधित है पुनर्विवाह से। ठीक है, पुनर्विवाह से। बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में इशारा किया है। मतलब हरिवंश राय बच्चन ने अपनी रचना एकांत संगीत में किस ओर इशारा किया है? तो अपने निजी जीवन की ओर हरिवंश राय बच्चन ने इशारा किया है। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन को बचपन में बच्चन नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैकबेथ रचना किसकी है? 60वां प्रश्न है कि मैकबेथ किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की रचना है। दोस्तों, एक बात मैं कहना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक पिछली मेरी पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है इस श्रृंखला की, तो उनसे निवेदन है कि आप लोग पहले उन क्लासों को देखें, बाद में फिर ये क्लास देखें। तब आप मतलब रिलेट कर पाएंगे, चीज़ों को याद करने में आसानी होगी। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि चीज़ें याद नहीं होती, लेकिन जब हम उनको रिलेट करके पढ़ते हैं तो याद हो जाती हैं। और यह जो क्लास है दोस्तों यूपी टीजीटी पीजीटी, ठीक है, ईएमआरएस जो पीजीटी टीजीटी की वैकेंसी हैं, साथ ही यूजीसी नेट। ठीक है दोस्तों, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। जनगीता किसकी रचना है? तो दोस्तों, जनगीता जो है हरिवंश राय बच्चन की रचना है। 4 खेमे 64 खूटे, 4 खेमे 64 खूटे, यह दोस्तों रचना किसकी है? तो यह रचना दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की है। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की। कौन सी रचना? 4 खेमे और 64 खूटे। बंगाल का अकाल किसकी रचना है? या दोस्तों बंगाल में जो अकाल पड़ा था उस पर आधारित है रचना। तो बंगाल में अकाल बंगाल का अकाल किसकी रचना है? तो यह भी रचना जो है हरिवंश राय बच्चन की है। दोस्तों, इस क्लास में ज़्यादातर प्रश्न जो है हरिवंश राय बच्चन से ही संबंधित हैं। धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचनाएं किसकी हैं? धार की इधर उधर, आरती और अंगारे, बुद्ध और नाचघर रचनाएं किसकी हैं? तो यह दोस्तों हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ठीक है, यह रचनाएं किसकी हैं? हरिवंश राय बच्चन की हैं। त्रिभंगिमा कृति के लेखक कौन हैं? त्रिभंगिमा कृति के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों त्रिभंगिमा कृति के लेखक जो हैं हरिवंश राय बच्चन हैं। दोस्तों, आप ये पूरी क्लास कर लीजिए। हरिवंश राय बच्चन से एक भी प्रश्न मैं गारंटी लेता हूँ नहीं छूटेगा किसी भी परीक्षा में। हरिवंश राय बच्चन के गीतों में आए साकी, दोस्तों कई लोग साकी शब्द जो यूज करते हैं, और ये बच्चन की जो गीतों में साकी शब्द आया है इसका क्या अर्थ है? तो साकी का जो अर्थ है
उसका नाम मतलब उसका अर्थ है सुंदरी, जो अपने हाथों से मधुपान कराती है। कौन? सुंदरी। ठीक है। बच्चन की मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश रचनाओं पर प्रभाव किसका है? तो दोस्तों, बच्चन की रचनाओं मधुबाला, मधुशाला और मधुकलश पर उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है। उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश पर दिखाई देता है। साथ ही दोस्तों, उमर खयाम का प्रभाव भी हरिवंश राय बच्चन पर है, मतलब पड़ा था। कौन सा कवि हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है? दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि कौन माना जाता है? तो वह है रामधारी सिंह दिनकर। दोस्तों, इनको बच्चन का प्रतिद्वंदी कवि माना जाता है। ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को क्या नाम दिया? दोस्तों, यह मैंने अपनी मतलब इस श्रृंखला की जो पहली क्लास थी उसमें बताया था कि डॉक्टर नगेंद्र ने हालावादी कविता को वैयक्तिक प्रेम की कविता नाम से पुकारा है। मतलब उन्होंने हालावादी कविता को वैयक्तिक प्रेम की कविता कहा है। प्रवासी की डायरी, प्रवासी की डायरी जो संस्मरण है दोस्तों, यह किसका है? दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछ देता है कि प्रवासी की डायरी किस विधा की रचना है। तो दोस्तों, बहुत लोग डायरी समझकर क्या करते हैं कि लिख देते हैं डायरी विधा दोस्तों, लेकिन यह जो है प्रवासी की डायरी, यह एक संस्मरण है। और किसका है? हरिवंश राय बच्चन का संस्मरण है। ठीक है। प्रवासी के गीत किसकी प्रसिद्ध रचना है? दोस्तों, ये ऊपर देखिए, प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन, और प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा की रचना है। दोस्तों, दोनों में कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए दोनों ही साथ साथ दी गई हैं। प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा और प्रवासी की डायरी हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर प्रश्न की ओर। किस कवि ने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता, दोस्तों सूक्ष्मता से अलग रखा? किस कवि ने अपने आप को छायावादी का सूक्ष्मता से अलग रखा? तो वह है दोस्तों हरिवंश राय बच्चन। इन्होंने अपने आप को छायावादी सूक्ष्मता से अलग रखा। हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी थी? दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी थी? तो दोस्तों, प्रणय पत्रिका जो है रचना, उसमें इन्होंने पहली बार जीवन और मानवता के प्रति अपने प्रौढ़ भावों की वाणी दी। किसमें? प्रणय पत्रिका में। आत्म परिचय कविता किस संग्रह में संग्रहित है? दोस्तों, आत्म परिचय कविता जो है वह किस संग्रह में संग्रहित है? तो यह निशा निमंत्रण में संग्रहित है। कौन सी कविता? आत्म परिचय कविता संग्रह में संग्रहित है। किसमें? निशा निमंत्रण में। 75वां प्रश्न है दोस्तों, आत्म परिचय कविता की शैली क्या है? आत्म परिचय कविता की शैली दोस्तों गेय और आत्मकथात्मक है। आत्म परिचय जो दोस्तों कविता है, इसकी शैली कैसी है? कई बार दोस्तों ये पूछा जा चुका है प्रश्न परीक्षाओं में, पीजीटी में तो कई बार पूछा गया है। आत्म परिचय कविता की शैली क्या है? दोस्तों, आत्म परिचय कविता की शैली है गेय और आत्मकथात्मक। दोस्तों, इस प्रकार ये 75 प्रश्न पूरे हो गए। 76 नंबर प्रश्न है। बाकी जो 75 प्रश्न है वो पिछली 3 क्लासों में करा दिए गए, आप लोग उनको जरूर देखें। आत्म परिचय कविता की प्रकृति है। जो आत्म परिचय जो कविता है उसकी प्रकृति क्या है? तो वह है गीत। ठीक है। आत्म परिचय कविता का संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष हुआ? दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा, निशा निमंत्रण जो है हरिवंश राय बच्चन की जो है कविता है और कविता संग्रह भी है। तो उसमें आत्म परिचय कविता का संकलन निशा निमंत्रण में किस वर्ष किया गया? तो इसका जो आंसर है वह होगा 1969 ईस्वी में। ठीक है। जो निशा निमंत्रण रचना है दोस्तों यह हरिवंश राय बच्चन की है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है की प्रकृति है। मतलब जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है यह क्या है? तो यह जो है गीत है। ठीक है। जैसे ऊपर आया ना कि आत्म परिचय क्या है? आत्म परिचय जो है कविता है, गीत है। ठीक है।
ऐसे दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत संकलित है। मतलब दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यह गीत किसमें संकलित है? तो निशा निमंत्रण में। आत्मपरिचय किसमें संकलित है? वो भी निशा निमंत्रण में संकलित है। मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, पंक्तियाँ किसकी हैं? मिट्टी का तन मस्ती का मन क्षण भर जीवन मेरा परिचय, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो दोस्तों यह हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है, कथन किसका है? दोस्तों यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि बच्चन में दूसरों को रुला सकने की अपूर्व क्षमता है। दोस्तों यह कथन है, अक्सर पूछा जाता है। तो यह जो कथन है दोस्तों, यह मुक्तिबोध का है। नीड़ का निर्माण फिर कविता संकलित है। नीड़ का निर्माण फिर कविता संकलित है तो सतरंगिनी में। ठीक है, जो नीड़ का निर्माण कविता है यह सतरंगिनी काव्य संग्रह में संकलित है। जो बीत गई सो बात गई कविता संग्रहित है किसमें? सतरंगिनी में। ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, अक्सर हम लोग इसको मतलब बोलते हैं। तो यह जो कविता है, जो बीत गई सो बात गई कविता संग्रहित है किसमें? सतरंगिनी में। उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? उमर खयाम की रुबाइयों का अनुवाद किसने किया? भगवती चरण वर्मा ने, शिवमंगल सिंह सुमन ने, सुमन दोस्तों इन्वर्टर कामा में होगा, नरेंद्र शर्मा ने, या फिर मैथिली शरण गुप्त ने। तो दोस्तों आप लोग देख ही लिए होंगे, पहले से ही टिक लगा है, मैथिली शरण गुप्त ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मधुशाला, दोस्तों एक तो मधुशाला है, वह हरिवंश राय बच्चन की कृति है, और मधुशाला कृति के लेखक हैं। ये तो मधुशाला जो है वह हरिवंश राय बच्चन की कृति है, लेकिन जो मधुशाला है यह किसकी कृति है? श्री कृष्णचंद्र की। ठीक है, और मधुशाला किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन में भगवत गीता का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया? ने, में नहीं दोस्तों, यहाँ पर ने होगा। हरिवंश राय बच्चन ने भगवत गीता का हिंदी में किस नाम से अनुवाद किया था? तो यह होगा नागर गीता नाम से। नागर गीता नाम से बच्चन ने भगवत गीता का हिंदी में अनुवाद किया। हरिवंश राय बच्चन के गीतों में आए साकी शब्द का क्या अर्थ है? दोस्तों जो हरिवंश राय बच्चन के गीत हैं उसमें जो साकी शब्द है उसका अर्थ है सुंदरी, जो अपने हाथ से मधुपान कराती हो, मतलब पिलाने वाली, जो अपने हाथों से मधुपान कराती हो उसको साकी कहते हैं, जिसका अर्थ है सुंदरी। इनका काव्य उमर खयाम के काव्य की पैरोडी अर्थात व्यंग काव्य मात्र बनकर रह गया है। यह कथन किसके लिए है? तो यह कथन है हरिवंश राय बच्चन के लिए। ठीक है, इन पर भी उमर खयाम की रुबाइयों का प्रभाव देखा जाता है। किस पर? हरिवंश राय बच्चन पर भी। क्षीण क्षुद्र क्षणभंगुर दुर्लभ मानव के पास जगजीवन की समस्त आधि व्याधियों की यही एक महसदी है। हरिवंश राय बच्चन के इस कथन में यही शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है जीवन रूपी मदिरा। मधुशाला की भूमिका में लिखा गया है, जिसे संबोधन का नाम दिया गया है, में उक्त कथन है। दोस्तों यही का अर्थ है जीवन रूपी मदिरा, जो कि मधुशाला की भूमिका में आया है यह शब्द। मधुकर काव्य संग्रह के लेखक हैं। जो मधुकर काव्य संग्रह है इसके लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक जो हैं वह भगवती चरण वर्मा हैं। प्रेम संगीत काव्य संग्रह किसका है? तो दोस्तों प्रेम संगीत जो काव्य संग्रह है यह भगवती चरण वर्मा का है। प्रेम संगीत अहमवादी वैयक्तिकता प्रधान साहित्य के रचयिता के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अहमवादी वैयक्तिकता प्रधान साहित्य के रचयिता के रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं कौन?
भगवती चरण वर्मा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौवन की इस मधुशाला में है प्यासों का ही स्थान प्रिय। यह पंक्ति किसकी है? तो यह दोस्तों पंक्ति है भगवती चरण वर्मा की। किसमें संकलित है? प्रेम संगीत में। भैंसा गाड़ी, भैंसा गाड़ी नामक प्रसिद्ध कविता किसकी है? दोस्तों भैंसा गाड़ी जो नामक प्रसिद्ध कविता है यह किसकी है? तो भैंसा गाड़ी जो कविता है यह भगवती चरण वर्मा की है। ठीक है, हिंदी में मानसलवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो दोस्तों हिंदी में जो मानसलवाद है उसके प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? रामेश्वर शुक्ल अंचल। ठीक है, रामेश्वर शुक्ल अंचल को हिंदी में मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। मधुलिका काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? मधुलिका काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? दोस्तों मधुलिका काव्य संग्रह के लेखक जो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल है। अपराजिता काव्य संग्रह किसका है? अपराजिता काव्य संग्रह भी रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। दोस्तों ऐसे देखेंगे अपराजिता, मधुलिका और मतलब मानसलवाद के प्रवर्तक ठीक कौन है? अंचल। मधुलिका और अपराजिता काव्य संग्रह के कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। आगे एक और इनकी रचना है किरण बेला काव्य संग्रह के लेखक हैं। तो इसके भी जो काव्य संग्रह के लेखक हैं कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल। कौन कौन हो गए? आगे और भी हैं लेकिन यहाँ पे ऐसे देखेंगे मधुलिका, ठीक है, मधुलिका, अपराजिता और किरण बेला काव्य संग्रह के लेखक जो हैं रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं। कटील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह आदि काव्य संग्रह किसके हैं? तो कटील, लाल चूनर, वर्षांत के बादल और विराम चिन्ह यह जो काव्य संग्रह हैं यह रामेश्वर शुक्ल अंचल के काव्य संग्रह हैं। ठीक है, अंचल मूलतः कवि हैं। मतलब पूछा गया है कि अंचल जो हैं वह मूलतः कैसी रचनाएं करते थे या कैसी कविताएं लिखते थे? तो प्रेम, यौवन और सौंदर्य की कविताएं लिखते थे। इसीलिए अंचल को मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। और दूसरी बात यह है कि अंचल मूलतः प्रेम, यौवन और सौंदर्य के कवि हैं। दोस्तों आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अगर सही लगी हो तो लाइक कर दीजिए। फिर से कहूँगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने बोलिए और उनसे सब्सक्राइब करने को भी बोलिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद दोस्तों।